देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को। और इसमें पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें 5 संख्याएं दी गई हैं आपको, इसके 5 भाग हैं और इन्हें बताना है कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो इसमें पहला है 2 माइनस अंडर रूट 5। हम जानते हैं किसी परमेय संख्या को जब अपरमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस 2 जो कि परमेय संख्या है माइनस अंडर रूट 5 ये अपरमेय संख्या घटाएंगे, एक परमेय और एक अपरमेय को, तो क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये एक अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या है। दूसरा इधर देखो, ये 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, इसके आगे बराबर लगा लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 अंडर रूट 23, ये ब्रैकेट हट गया और ये माइनस अंडर रूट 23 तो क्या बचा? 3 बचा। बताओ 3 परमेय है या अपरमेय है? 3 परमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई भी संख्या जब आपको दी रहेगी तो उसे अगर आप सरल कर सकते हैं तो सरल कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा परमेय है या अपरमेय। नहीं तो ऐसे देख के बता दो कि अंडर रूट 23 है तो इसका मतलब अपरमेय होगा। नहीं, ये कट जा रहा है ना, तो फिर ये 3 बच रहा है कट के, तो क्या है? ये परमेय है। ये देखो 2 अंडर रूट 7 तीसरा दिया है आपको, 2 अंडर रूट 7 बटा 7 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 2 बटा 7 बचा। और ये 2 बटा 7 परमेय है परमेय? परिमेय। समझ गए? इसके बाद ये 1 बटा अंडर रूट 2। बताओ परमेय है परमेय? ये अपरमेय संख्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक परमेय को अपरमेय से भाग दिया गया है। इसमें अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या है ना, और एक परिमेय है, तो परमेय को अपरमेय से भाग दोगे तो क्या आएगा? अपरमेय ही आएगा। ये देखो 2 पाई, पाई परमेय है या अपरमेय? अपरमेय। तो 2 पाई भी अपरमेय है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया गया है हमें। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको सरल करना है। ठीक है ना, क्या करना है? इसको सरल करना है। और पीछे हमने इस प्रकार का एक उदाहरण भी आप लोगों को समझाया है, तो उसी तरीके से इसे भी हम सरल कर लेंगे। बस आपको 2 फार्मूले पता होना चाहिए, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। पता है ना सबको ये? ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर, एक तो ये है, और दूसरा a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के लिए ठीक है। तो अब इसके बाद देखो यहां से इसमें पहला जो प्रश्न नंबर 2 का जो पहला है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट ये है। इसको हमें सरल करना है। सरल करना है अर्थात इन दोनों का हमें गुणा करना है, 2 ब्रैकेटों का गुणा। 2 ब्रैकेटों का गुणा हमने बताया, इसका इससे पहले गुणा करिए तो 3 दूना, फिर इसी का इससे। ये आप लोगों को तीर लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट 2 हो गया दोनों में। जब पहली संख्या से दोनों में हो गया तो अब इससे कर दीजिए, अब इससे इसमें करो तो प्लस 2 अंडर रूट 3। पहले परमेय को लिखेंगे फिर अपरमेय को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस, अब इसका किसमें होगा? इसमें भी होगा, तो अंडर रूट 6। क्या कोई जुड़ घट रहा है? नहीं। ये 3 अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट 3 है, दोनों अलग अलग हैं, और ये अंडर रूट 6 है और ये परमेय है। तो बस हो गया, ये इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद दूसरा देखो,
3 प्लस अंडर रूट और उसके बाद 3 माइनस, देखो ये किसी फार्मूले से मैच हो रहा है। हाँ ये पहले से मैच हो रहा है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर अंडर रूट, तो 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस, बस अंतर क्या है, प्लस माइनस का ही तो है, तो वो फार्मूला इस पर फिट बैठ रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? अच्छा, तो इस तरीके से 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 9 माइनस 3 कितना बचेगा? 6। ये आंसर हो गया। ठीक, ठीक है। नाम था, नंबर था, आने दिया करो नंबर से, जब फिर से आए तो बताना। अब तीसरा देखिए, तीसरे में आपको दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो ये देखो होल स्क्वायर यहाँ ए प्लस बी का बताया हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का प्लस अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का प्लस 2, ए बी है तो ए की जगह पर अंडर रूट 5 और बी की जगह पर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 5, ये 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 दूनी 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया इसका, और ये ही इसका आंसर है। ठीक, ये 3 हो गए, बाकी बचा एक, नंबर 4 यहां से कर दे रहा हूं। 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखो ये भी a माइनस बी ए प्लस बी वाले फार्मूले पर है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें भी प्लस माइनस का ही तो अंतर है, तो फार्मूला लग जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट, तो अंडर रूट हट जाएगा 5, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना आया? 3। आंसर आ गया। समझ में आया? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें आपसे कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटा d। हाँ हम जानते हैं कि जो पाई होता है वो क्या होता है? c बटा d के बराबर। c क्या है? वृत्त की परिधि। c क्या है? वृत्त की परिधि। और d क्या है? वृत्त का व्यास। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, इसलिए उसे c से लिखा जाता है, और व्यास को कहते हैं डायमीटर, तो इसलिए उसे d से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि c और उसके व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास, पाई बराबर परिधि बटा व्यास। ये देखो परिधि का फार्मूला आप में से किसी को याद है? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r, तो परिधि बटा ये 2 और ये r बटे में आ जाएगा, तो इधर क्या बचा? पाई, और बटे में ये जो 2r लिखा है ये क्या है? व्यास ही तो है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है, और यहाँ 2r लिखा है ना, तो 2r का मतलब त्रिज्या का डबल, तो इसकी जगह पर व्यास, तो परिधि बटा व्यास बराबर क्या होता है? पाई। ये वृत्त होता है, अगर ये परिधि होती है, ये वृत्त की क्या होती है? परिधि। और केंद्र से जाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है।
ठीक है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है। इतना त्रिज्या है और इतना भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है व्यास। ठीक, तो परिधि समझ गए, व्यास समझ गए। तो इसमें आपसे कह रहा है कि आपको, हाँ, C/D है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमय है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई, हम कह रहे हैं कि पाई अपरमय, यही तो कहते आए हैं। अच्छा, तो इस तथ्य का जो हम कह रहे हैं कि पाई एक अपरमय संख्या है, उसका ये अंतर विरोध पैदा करता है कि यहाँ पर जो परिधि, यहाँ पर जो परिधि का मान है उसको हम व्यास से भाग दे देंगे, तो जो कुछ भी आएगा वो परमय होना चाहिए। अपरमय का है क्योंकि कुछ ना कुछ तो परिधि होगा और व्यास होगा। ठीक, प्रतीत होता है कि पाई अपरमय। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये जो अंतर विरोध हमें लग रहा है, ठीक है ना, इसका हम निराकरण कैसे करेंगे, इस अंतर विरोध को दूर कैसे करेंगे? तो दूर ऐसे होता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि परिधि बटा व्यास, जब इसका मान लिया जाता है, किसी भी पैमाने से लिया जाता है, तो इसका जो मान हमें प्राप्त होता है वो उसका सन्निकट मान होता है। सन्निकट मतलब जो उसका वास्तविक मान होता है, जो उसका वास्तविक मान होता है उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, वो मान हम ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो उसका मान होता है वहां तक हम एकदम से नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वहां तक पहुंचेंगे तो वो हमें अपरमय संख्या मिलेगी, चाहे परिधि, चाहे व्यास, या चाहे दोनों। ठीक है, दोनों में से जब हम किसी पैमाने से नापेंगे वृत्त की परिधि को, तो हमें क्या मिलता है, उसका सन्निकट मान। बस आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास ये है मार्कर है, अगर इसकी लंबाई आप नापने जाएं, ठीक है, तो इसकी लंबाई जब नापोगे, मान लो पटरी से नाप रहे हो, किससे नाप रहे हो, पटरी से नाप रहे हो, तो पटरी में सबसे छोटी दूरी जो दी होती है वो क्या होती है, मिलीमीटर की होती है। तो मिलीमीटर तक तो नाप लोगे आप, लेकिन अगर उससे भी बारीक हिस्सा कोई छूट रहा है इसका, तो छूट जाएगा ना, वो तो नहीं नाप पाओगे ना, वो तो छूट ही जाएगा ना, क्योंकि उससे भी बारीक हिस्सा हो सकता है। अब बारीक इतना भी होता है कि जो हमें दिखाई ना दे, इतने में तो बारीक हिस्से हो सकते हैं किसी भी चीज के जो हमें दिखाई ना दे, वो भी तो होता है। तो यहां पर भी जब मान इसका नापा जाता है, तो इसमें जो हमें मान प्राप्त होता है परिधि का और व्यास का, वो क्या होता है, एक उसका सन्निकट, उसका करीबी मान होता है। उसी को हम क्या मानते हैं, सही मान करके लिख लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो इसका मान होता है वो एक अपरमय संख्या होता है। वास्तव में इसका मान क्या होता है, अपरमय संख्या होता है। सी या डी का, या दोनों हो सकता है। ठीक है, सी या डी में से कोई एक अपरमय जरूर होगा। तो जब कोई एक अपरमय होगा तो हम जानते हैं कि परमय और अपरमय को जब भाग किया जाएगा तो क्या होगा, अपरमय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लोगों को लिखना क्या है, क्योंकि किसी भी पैमाने से मापने पर परिधि तथा व्यास का, पैमाना जानते हो, पटरी जिससे नापा जाता है, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि किसी भी पैमाने से मापने पर परिधि तथा व्यास का सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, जिससे ऐसा लगता है
की पाई परमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में परिधि तथा व्यास का मान अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन वास्तव में परिधि तथा व्यास का मान अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि किसी भी पैमाने से मापने पर परिधि तथा व्यास का सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, जिससे ऐसा लगता है कि पाई परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में परिधि तथा व्यास का मान अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अब प्रश्न नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। देखो कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले काम ये करना है आप लोगों को कि एक रेखा खींच लेनी है इस तरीके से, एक सीधी रेखा खींच लेनी है, और सीधी रेखा खींचने के बाद में पटरी ले लेना है। पटरी से ही सीधी रेखा खींचनी है। उसके बाद पटरी लेकर के हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे मान लीजिए बिंदु ए, और ए से यहाँ 0 यहाँ पर सेट करिए। पटरी का 0 वाला हिस्सा जो है यहाँ सेट करिए, और पटरी से नाप लीजिए 9.3 सेंटीमीटर की दूरी। कितना नापना है? 9.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 0 से लेकर के जब नापोगे तो 9.3 सेंटीमीटर मान लीजिए कि यहाँ पर आकर के पूरा हो रहा है, तो इसको क्या मान लोगे? बी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 9.3 सेंटीमीटर। अब ये मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर ले लिया है, इसे आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी क्या हो सकता है, सेंटीमीटर ही रहता है पटरी में। ठीक, तो सेंटीमीटर ही लेना है, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा किससे ला के नापोगे? मीटर में थोड़े नापोगे, कहाँ तक नाप के ले जाओगे? तो सेंटीमीटर ही नापना है। 9.3 नाप लिए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से इसके आगे 1 सेंटीमीटर और नाप लीजिए। इसके आगे 1 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना ये है? ये 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर, समझे? अच्छा, तो इसका नाम सी दे दीजिए। इसका नाम सी दे दीजिए। तो पहले 9.3 सेंटीमीटर नापा, इसका जहाँ पहुँचा बी नाम दे दिया। फिर 1 सेंटीमीटर इसके आगे और नाप लिए, उसका नाम सी दे दिए। अब हमें ए और सी का आधा करना है। ए और सी का आधा करना है। ए और सी का आधा करने के लिए आप प्रकार की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9.3 में अगर 1 सेंटीमीटर और जोड़ोगे तो 10.3 हो जाएगा, और 10.3 का आधा 5.5। अगर 10.3 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 2 पंचे और 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10, ये आएगा। लेकिन वहाँ पटरी में आपको क्या मिलता है? मिलीमीटर ही मिलता है। तो ये तो मिलीमीटर का भी आधा है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक आ गया। तो इससे प्रकार से भी कर सकते हो, खैर वैसे भी आप लोग जो पटरी से नाप के कर सकते हो। देखो प्रकार से कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ए और सी का आधा करना है, तो ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, और प्रकार पे जो दूरी है वो यहाँ से ले करके
कम से कम बी तक खोल लेना। मतलब ए सी, ए और सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ए सी का जो भी आपको लगे कि ये इतना आधा हिस्सा होगा, उससे ज़्यादा दूरी खोलना, आधे से ज़्यादा दूरी खोलना। जैसे ए सी का आधा हिस्सा यहाँ लगभग अंदाजन यहाँ आ रहा है, तो कम से कम उससे आगे बी तक चले जाना, ठीक है, थोड़ा आगे चले जाना, आगे तक खोल लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रहेगी, ऊपर ऐसे चाप काटना है, नीचे ऐसे चाप काटना है, और फिर यही दूरी उठा लेना है और कहाँ रख देना है, सी पर। तो सी पर रख के फिर से प्रकार को घुमाना है इस तरीके से। तो जहाँ ये काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है, पटरी रख करके क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। तो ऐसे जब पटरी से मिलाओगे, ठीक है, ऐसे जब पटरी से मिलाओगे, ये देखो मिला नहीं, अब हम हाथ से कर रहे हैं ना, ये हो गया। जब ऐसे मिलाओगे तो जहाँ भी जिस बिंदु पर AC कटेगा वो उसका क्या होगा, आधो आध होगा, समझ गए। तो मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पर कटा, थोड़ा इधर कर लेते हैं हम। जब आप पटरी से नापेंगे या प्रकार से करेंगे तो बीचों बीच में मिल जाएगा, आधा कर लोगे ना आपके, ठीक है। तो ये बीचों बीच का हिस्सा हो गया। ये मैंने जो समझाया है प्रकार की सहायता से ऐसे किया जाता है, ये हो गया। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, हैं, पटरी से ही नाप लीजिएगा, हो सकता है प्रकार से भूल जाओ, और जिसको पहले से आता है वो कर लेगा। ये आधा हो गया, इसका नाम क्या दे देंगे, यम, यम दे देंगे। अब प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, यम पर, और यहाँ तक त्रिज्या खोलेंगे, मतलब प्रकार को यहाँ तक बढ़ाएंगे या यहाँ तक बढ़ाएंगे, और फिर क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना देंगे इस तरीके से, समझे, इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना देंगे। ये अर्धवृत्त बन गया, प्रकार से बनाएंगे आप लोग तो और अच्छे से बनेगा, ठीक। अब इसके बाद में आपको ये जो बी दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। और 90 डिग्री का कोण किससे बनाओगे, चादा से। यहाँ चादा सेट करना, और चादा सेट करके यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो इस तरीके से 90 डिग्री का कोण आपको बन के मिल जाएगा। ये 90 डिग्री का मान लीजिए कोण है यहाँ पर। ये 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में ये जहां जाके काट रहा है, इसको नाम क्या दे दीजिए, डी दे दीजिए, है ना। और ये जो दूरी है ये क्या है, ये √9.3 है। इसी दूरी को क्या कहते हैं, √9.3। इसे नापने पर ये √9.3 आएगा। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ √9.3 तो दर्शाना नहीं था, हमें तो संख्या रेखा पर दर्शाना था ना। तो फिर से हम प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, बी पर। प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, बी पर। और त्रिज्या कहाँ तक लेंगे, डी तक। तो बी से लेकर के डी तक त्रिज्या यहाँ तक खोल लेंगे, और फिर पेंसिल यहाँ से रख के ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक। अब ये जहां आकर के इसे काटेगा, हाँ, तो प्रकार की नोक फिर यहाँ बी पर रख लेंगे और डी तक की त्रिज्या खोल लेंगे, और फिर यहाँ से प्रकार रख के यहाँ तक खींच देंगे ये। तो जहां काटेगा उसे क्या दे देंगे नाम, पी। तो फिर उसके बाद में ये बी से लेकर के पी तक, बीपी बराबर कितना है, √9.3। ये बीपी जो दूरी है संख्या रेखा पर, यही क्या है, √9.3 है। फिर इस तरीके से इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, समझे। तो इसे आप लोग अब कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। और इसे बना लो, फिर उसके बाद में जो है हम इसके स्टेप लिखवा देते हैं। तो अब इसका जो है आप लोग रचना लिख लीजिए कि ये कैसे किया गया है। तो लिखो रचना में नंबर 1, सबसे पहले ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर BC बराबर 1 सेंटीमीटर खींचा।
BC बराबर 1 सेंटीमीटर इस प्रकार खींचा, BC बराबर 1 सेंटीमीटर इस प्रकार खींचा कि ABC तीनों एक सरल रेखा में हैं, कि इस प्रकार खींचा कि ABC तीनों एक सरल रेखा में हैं। हो गया, तीनों एक सरल रेखा में हैं, इस प्रकार खींचा कि तीनों एक सरल रेखा में हैं। नंबर 2, AC का अर्धक अर्थात आधा, AC का आधा बिंदु M, AC का आधा बिंदु M है, बिंदु M है। M को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर MA त्रिज्या लेकर, MA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा। नंबर 3 में लिखो B पर 90 डिग्री का, B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, नंबर 3 में लिखिए B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खंड, B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड BD खींचा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड BD, मतलब इसको यहां तक बढ़ाना है कि जाके वृत्त से मिल जाए, जहां मिलेगा उसी को D मान लेंगे, BD खींचा। फिर अगला नंबर लिखिए 4, लिखिए B को केंद्र मानकर BD खींचा, इससे पहले लिखा था। अच्छा, जहां लिखा है BD खींचा ना, उसमें फिर लिख लीजिएगा कि BD बराबर √9.3, उसी के आगे खींचा के आगे लिख लीजिए BD बराबर √9.3। समझ गए ना, उसी पॉइंट में लिख लीजिए कि BD खींचा, फिर BD बराबर √ कितना है 9.3। अब लिखिए नंबर 4, और नंबर 4 में लिखिए B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या लेकर, B को केंद्र मानकर कॉमा BD त्रिज्या लेकर, BD त्रिज्या से हमारा मतलब है कि B पर प्रकार की नोक रखना है और D तक पेंसिल ले जाना है, खोलना है, ठीक है। त्रिज्या लेकर एक चाप काटा, एक चाप काटा जो संख्या रेखा को, एक चाप काटा जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। हो गया। अतः नीचे लिख लीजिए, अतः BP बराबर √9.3, BP बराबर √9.3। हो गया। बस इतनी बात आप पढ़ के सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक।